तिवारी ने जेल में रहते हुए न केवल चुनाव लड़ा बल्कि जीत भी हासिल की। दास्तान में हरिशंकर तिवारी की इस कहानी को अब हम आगे बढ़ाएंगे। अब हम देखेंगे कि अब क्या होगा। राजनीति के अपराधीकरण का जो शोरगुल आज तक होता है उसकी शुरुआत तो गोरखपुर में दशकों पहले हो चुकी है और इसका चेहरा बने हरिशंकर तिवारी। हालांकि हरिशंकर तिवारी अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को हमेशा खारिज करते रहता है। लेकिन अपराध का ऐसा दलदल उनके चारों तरफ था जिससे निकलने की कोशिश में वो धंसते चले गए। दास्तान में अब आगे की कहानी सुनिए। आप भी सोच रहे होंगे कि गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी की जीत से क्या बदला। क्या ये जीत प्रदेश की सियासी तस्वीर और गोरखपुर के राजनीतिक चरित्र में एक नया रंग घुल गई? इसी के साथ एक और सवाल ये भी कि क्या हरिशंकर तिवारी की सियासी पारी के साथ गोरखपुर में खून खराबे और गैंग वॉर का दौर पूरी तरह से थम गया? सियासत में एंट्री का हरिशंकर तिवारी को कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान, दास्तान में आज हम इस पर भी बात करेंगे। गोरखपुर में ब्राह्मण वर्सेस राजपूत वाली सियासी जंग का अंजाम क्या हुआ? दास्तान में देखिए अनसुनी कहानी। अस्सी का दशक आते आते हरिशंकर तिवारी खुद को राजनीति के अखाड़े में भी स्थापित कर चुके थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी राजनीतिक चौखट पर मुश्किलों की दस्तक कम नहीं होने वाली और ये होने वाला था प्रदेश की सत्ता बदलने के साथ, क्योंकि सूबे की सत्ता का सीधा कनेक्शन हरिशंकर तिवारी से जुड़ने वाला था और उन्हें इसकी कीमत चुकानी थी। ये भविष्य के साए में छिपा था। साल 1985 में उत्तर प्रदेश में 9वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस ने 269 सीटें जीतकर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, लेकिन सवाल यह था कि सरकार का मुखिया किसे बनाया जाए। उत्तर प्रदेश में अब तक कांग्रेस के जो बड़े चेहरे थे उनमें एक नाम था नारायण दत्त तिवारी का और दूसरा नाम वीपी सिंह का, और ये दोनों नेता केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो चुके थे। जाहिर है एक नए चेहरे की तलाश शुरू हुई। लंबे मंथन के बाद कांग्रेस की ओर से जो नाम तय हुआ उसने एक बार फिर गोरखपुर को केंद्र में ला दिया, साथ ही हरिशंकर तिवारी की धड़कनें बढ़ा दी। ये नाम था वीर बहादुर सिंह का। आला कमान से हरी झंडी मिली तो वीर बहादुर सिंह 24 सितंबर 1985 को शपथ लेने के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। वीर बहादुर सिंह गोरखपुर से ताल्लुक रखते थे। ऐसे में वो जानते थे कि गोरखपुर के संगठित अपराध को लेकर उनसे सवाल किए जाते रहेंगे। अब तक पुलिस का एक्शन कितना प्रभावी रहा इसका भी उन्हें बखूबी अंदाजा था। गोरखपुर की पहचान का संकट उनके साथ भी जुड़ा था और फिर वो लम्हा भी आया जब एक नए कानून के जरिए गोरखपुर समेत प्रदेश के जंगल राज को ठिकाने लगाने का फैसला किया गया। हरिशंकर तिवारी और वीर बहादुर सिंह के रिश्ते की कड़वाहट किसी से छिपी नहीं थी। वीर बहादुर सिंह के सीएम बनने से इतना तो तय था कि गोरखपुर अंडरवर्ल्ड का समीकरण बदलने जा रहा था। सिंह की सूची में गोरखपुर का अंडरवर्ल्ड सबसे ऊपर था, जिस पर लगाम लगाने के लिए नए सिरे से मंथन हो रहा था। शासन को इस बात का इल्म हो गया था कि पुराना कानून और परंपरागत पुलिसिंग पॉलिटिकल माफिया के सिंडिकेट को नहीं तोड़ पाएगी। पहली बार नए कानून की जरूरत महसूस की गई। वीर बहादुर सिंह ने सबसे पहले कानून में बड़ा बदलाव करते हुए प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट का प्रावधान बनाया। गैंगस्टर एक्ट खासकर संगठित अपराध पर लगाम कसने की सोच थी। ये सोच उन लोगों पर कहर बनकर टूटने वाली थी जो गैंग का संचालन करते थे। माफिया इस गैंगस्टर एक्ट का पहला शिकार बनने वाले थे। 1986 में गैंगस्टर एक्ट लागू कर दिया गया। ये कानून यूं तो पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, लेकिन सभी को पता था कि इसका सबसे ज्यादा असर गोरखपुर पर दिखने वाला था।
गैंगस्टर एक्ट ने पूरे प्रदेश की पुलिसिंग को बदल कर रख दिया। इस लिहाज से अब तक पुलिस जो अपराधियों की गिरफ्तारी पर जोर देती रही, उसे एनकाउंटर की खुली छूट मिल चुकी थी। गैंगस्टर एक्ट के जरिए यूपी में पुलिस अपराधियों की सफाई की रणनीति बनाने में जुट गई, लेकिन गोरखपुर में घाटी की भनक के लिए हादी से मिली ये ताकत उसकी कितनी मददगार थी, इसका इम्तिहान होना आखिर बाकी था। गोरखपुर में संगठित गिरोहों ने जिस तरह से पैर पसारे, उसकी तुलना शिकागो के माफिया से की जाने लगी। गैंगस्टर एक्ट के लागू होने के बाद माफिया को अपने खात्मे का डर सताने लगा, खासकर उन दबंगों के लिए खतरे की घंटी बज गई जिनका कोई रहनुमा सियासी गलियारे में नहीं था। उधर पुलिस अब पहले से ताकतवर हो चुकी थी। इधर माफिया की दुनिया का विस्तार पूर्वांचल तक हो चुका था। इसमें गोरखपुर के अलावा गाजीपुर, देवरिया, बनारस जैसे जिले शामिल हो चुके थे। उत्तर प्रदेश की सत्ता में बदलाव के साथ ही अलग अलग गिरोहों और माफिया का चरित्र भी बदलने लगा। अब तक गोरखपुर में बदले की आग आसपास के जिलों तक पहुंच गई। ये बात अलग है कि पावर सेंटर गोरखपुर ही रहा। वीरेंद्र शाही, जो अब तक राजपूतों के गुटों की अगुवाई कर रहे थे, उन पर लगातार हमले होते रहे और वो इसमें बचते भी रहे। इधर ब्राह्मणों की धुरी बने हरिशंकर तिवारी पर मुकदमों का बोझ बढ़ने लगा। यही समय था जब हरिशंकर तिवारी पर शासन प्रशासन का सबसे ज्यादा दबाव पड़ा। तिवारी को बीच में अंडरग्राउंड भी होना पड़ा। बताते हैं कि महीनों तक हरिशंकर तिवारी भूमिगत रहे। उनके साथ इक्का दुक्का लोग ही रहते थे। मुखबिरी के डर से कभी किसी जगह वो लोग चंद घंटों से ज्यादा रुकते नहीं थे। तिवारी गिरफ्तार भी हुए। इससे पहले कि तिवारी पर और शिकंजा कसता, साल 1988 में 24 जून को वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिए गए। अब एक बार फिर यूपी की कमान नारायण दत्त तिवारी के हाथों में थी। सत्ता में हुआ ये परिवर्तन हरिशंकर तिवारी के लिए संजीवनी से कम नहीं था। हरिशंकर तिवारी के पास विकल्प सिमटते जा रहे थे। सियासत सुरक्षित राह पर तो ले आई, लेकिन सालों पुराने साम्राज्य को समेटना आसान नहीं था। अदावत के कई मोर्चे खुल चुके थे, जिसका शिकार अब भी उनके अपने हो रहे थे। बदले का दौर जारी था। गैंग वॉर के पते ठिकाने बदल रहे थे। इधर पुलिस का तौर तरीका भी। तो क्या ये नए कानून का बढ़ता खौफ था या फिर संगठित अपराध के आकाओं की कोई रणनीति? कुछ वक्त ऐसा भी आ गया जब गैंगवार और गोलीबारी का सिलसिला थम सा गया। पुलिस की सक्रियता ने क्या वाकई इन गिरोह के आकाओं को बैकफुट पर धकेल दिया था, या फिर सियासी महत्वाकांक्षाओं ने उनके इरादे बदल दिए थे? वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी के बीच छिड़ी जंग क्या खत्म हो गई, या फिर वक्त के साथ इन दोनों की अदावत का अंदाज बदल गया? सत्ता के लिए चुनौती बना गोरखपुर ही अब सत्ता के केंद्र में भी था। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही दोनों ही यूपी पुलिस की रडार पर थे। उत्तर प्रदेश पुलिस को तलाश थी एक मौके की। वो हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही गुट की किसी भी गलती पर एक्शन के लिए तैयार थी। वीर बहादुर सिंह की विदाई और नारायण दत्त तिवारी की ताजपोशी हरिशंकर तिवारी के लिए बड़ी राहत लेकर आई। वजह भी साफ थी कि वीर बहादुर सिंह के रहते हरिशंकर तिवारी को हर किस्म के समझौते करने पड़े और नुकसान उठाना पड़ा। माना जाने लगा था कि वीर बहादुर सिंह के कार्यकाल में पूरी सरकारी मशीनरी हरिशंकर तिवारी के पीछे पड़ी हुई थी। ऐसे में नारायण दत्त तिवारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से हरिशंकर तिवारी ने फिर अपनी सल्तनत मजबूत करनी शुरू कर दी। गोरखपुर में जिस राजपूत बनाम ब्राह्मण की अघोषित जंग के अगुआ हरिशंकर तिवारी बने थे, वो अभी दूसरे मोड़ पर पहुंचे, क्योंकि प्रदेश में निजाम भी अब बिरादरी का था। हरिशंकर तिवारी ने जिस तरह से वीर बहादुर सिंह के दौर में सामाजिक आर्थिक नुकसान उठाया, उसकी भरपाई का समय आ चुका था।
अपराध का रास्ता छोड़कर सियासत की तरफ हरिशंकर तिवारी का बढ़ता रुख क्या उन्हें किसी सेफ जोन में ले आया था, या फिर किसी और नई चुनौती से उनका सामना अभी होना बाकी था? हरिशंकर तिवारी अब तक किस्मत के धनी ही साबित हुए थे। अब तक जो चाहा वो किया, लेकिन आगे क्या हुआ? हरिशंकर तिवारी के लिए बेहद माकूल समय था, क्योंकि सत्ता भी मनमाफिक थी। नारायण दत्त तिवारी के मुख्यमंत्री बनने से उन्हें ये इत्मीनान हो चला था कि पुलिस और प्रशासन को हाथ लगाने से पहले सोचना पड़ेगा। हालांकि हरिशंकर तिवारी समझते थे कि उन्हें अपने दुश्मनों से सावधान रहने की जरूरत है। माफिया के राजनीति में आने के बाद एक दिलचस्प तस्वीर उभर कर सामने आई। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच अब तक जारी गैंगवार थम सा गया। दोनों के बीच कोई लिखित सुलहनामा तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों अब एक दूसरे से सीधे टकराने से बचने लगे। हरिशंकर तिवारी की तरफ से शाही पर कोई नया हमला नहीं हुआ, न ही शाही ने तिवारी पर अटेम्प्ट किया। हाँ, ये जरूर था कि दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते थे। फिर चाहे बात विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की हो, पंचायत चुनाव की, या फिर ठेकेदारी से जुड़ी, सभी जगह अभी भी गुटबाजी चल रही थी। छात्र संघ चुनाव में शाही किसी राजपूत छात्र नेता की मदद करते तो उसके विरोध में तिवारी किसी ब्राह्मण छात्र नेता को खड़ा करते। गैंग के बाकी लोग भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने लगे थे। गैंग के फायर पावर का जिम्मा जिन लोगों के कंधों पर था, उन लोगों ने भी बुलेट छोड़ बैलेट की राह पकड़ ली। हरिशंकर तिवारी के खास रुदल सिंह देवरिया के बरहत से ब्लॉक प्रमुख चुने गए वीरेंद्र प्रताप सिंह के करीबी राम प्रवेश सिंह भी सक्रिय राजनीति में उतर गए। ऐसे ही कई दबंगों ने राजनीतिक अखाड़े में दंगल शुरू कर दिया। इधर हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही का ध्यान अपने आर्थिक और सामाजिक साम्राज्य के विस्तार पर केंद्रित हो गया। पारंपरिक ठेकेदारी के अलावा हरिशंकर तिवारी ने सबसे पहले शराब के व्यवसाय में हाथ आजमाया। हालांकि जल्द ही उसे छोड़कर रेलवे की तरफ बढ़ चले, जहां हर साल करोड़ों के टेंडर निकलते थे। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही का दबदबा ऐसा था कि टेंडर की लड़ाई में कोई तीसरा शख्स अपनी किस्मत आजमाने से बचता था। भले ही दोनों राजनीति की मुख्य धारा में आ चुके थे, लेकिन उनके नामों की दहशत कायम थी। इसी बीच 1989 का विधानसभा चुनाव आ गया। इस बार हरिशंकर तिवारी कांग्रेस का टिकट हासिल करने में कामयाब रहे। तिवारी ने तो दोबारा चुनाव जीत लिया था, लेकिन वीरेंद्र प्रताप शाही विधानसभा की हैट्रिक लगाने से चूक गए। इस बार वो चुनाव हार गए। लक्ष्मीपुर से इस बार नए बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी चुनाव जीते। स्थानीय स्तर पर तो बदलाव हो ही रहा था, लेकिन प्रदेश स्तर पर भी बड़ा बदलाव हुआ। कांग्रेस के हाथ से यूपी की सत्ता जाती रही। 208 सीटों के साथ जनता दल अब सरकार में थी और मुलायम सिंह यादव यूपी के नए मुख्यमंत्री बने। राजपूत ब्राह्मणों के बीच चल रही वर्चस्व की जंग में यादव सीएम के बनने के बाद क्या बदलाव आया? माफिया वाली जंग में अमरमणि त्रिपाठी की एंट्री से समीकरण कैसे बदले? ब्राह्मणों की धुरी भले ही हरिशंकर तिवारी रहे, लेकिन उनसे भी बड़े दबंग का दम था। लगाने को बेताब शख्स ने आगे क्या क्या किया, अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। हरिशंकर तिवारी के अपराध और उनकी सियासी महत्वाकांक्षाओं पर हमारी ये सीरीज अभी जारी है।